हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो जीव का विकास होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। चाहे वो समरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, विषम रूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका विकास कैसे होता है। बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। बॉयज का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के मिलने के कारण बनता है। गर्ल्स का जो है विकास लिंग मतलब जो बॉयज होते हैं उनके लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के मिलने के कारण होता है। और जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से मिलने के कारण होता है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि यहाँ से नॉर्मली जीके जीएस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो आता ही है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यदि आप फ्रेंड्स पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोई भी जीव होता है उसका विकास कैसे प्रारंभ होता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो अंडाणु का निर्माण होता है वो डिंब ग्रंथियों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरीज तथा शुक्राणुओं के निर्माण के माध्यम से होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, पुरुषों के वृषण में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कह सकते हैं। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम अगर समझते हैं कि जब जो कोई भी अंडाणु होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। जो भी वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, दोनों के आपस में मिलने के कारण ही एक नए सेल का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे एक जीव के रूप में निर्धारित होता है। तो उसको हम आगे देखते हैं। जो शुक्राणु होता है तथा अंडाणु के संयोग की जो क्रिया होती है, मतलब जब दोनों आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं या फिर निषेचन भी कहते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है जब वह अपने शरीर के माध्यम से नए जीव का सृजन करती है और पोषण का काम भी करती है। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी स्त्री होती है तो स्त्री के शरीर में ही जो है नए जीव का निर्माण होता है और वो उसको पालती है, पोसती है और वहां पे वो उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। आगे देखते हैं कि जो स्त्री है, पुरुष है, स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के जो अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग की क्रिया जो है गर्भाधान के समय आरंभ होती है, अर्थात जिसको हम कंसेशन पीरियड भी कहते हैं। आरंभ होकर ये अवस्था सामान्यतया 10 चंद्रमास या फिर हम कहते हैं कि 3 कैलेंडर मास या 280 दिन तक चलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गर्भावस्था होती है कितने चंद्रमास की होती है, कितने कैलेंडर माह की होती है, कितने दिन की होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। विशिष्ट जो परिस्थिति होती है उस अवधि में यह कम भी हो सकती है और कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो गर्भावस्था का टाइम जो है 2-4 दिन आगे भी हो सकता है और मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, निर्धारित इतना नहीं है। अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि लगभग इतना ही होता है। देखिए, जो प्रसिद्ध बाल विकास विशेषज्ञ हैं वो कौन है, कारमाइकेल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 मास या 10 चंद्र मास होता है। लगभग बोल रहे हैं कि लगभग 9 मास या 10 चंद्र मास के बराबर होता है। यह लगभग 280 दिन तक चलता है लगभग। यद्यपि यह समय बहुत लंबा होता है, किंतु यह समय न्यूनतम 180 दिन भी हो सकता है और अधिकतम 344 दिन तक भी हो सकता है। न्यूनतम 180 दिन, अधिकतम 344 दिन तक चल सकता है। देखिए, गर्भावस्था का जो स्टेज होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो डिंबावस्था होती है या बीजावस्था, उसका निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जागोटिक पीरियड कहते हैं या फिर पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। जिस दिन शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है तब से लेकर दूसरे सप्ताह के अंत तक बीजावस्था चलती है। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस अरेंज करने के लिए भी पूछा है। और पूछा जाता है कि जो जागोट पीरियड होता है वो कितने से कितने समय के लिए चलता है। तो 0 to 2 वीक के लिए होता है, मतलब कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होता है और 2 सप्ताह तक चलता है। तो 0 to 2 वीक के लिए होता है। इस बीच में यदि कोई जुड़वा बच्चे का निर्धारण होता है
तब वो कैसे होता है देखते हैं थोड़ा-सा, कि जब गर्भ में एक समय में एक से अधिक बच्चे उत्पन्न हों तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चे कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गर्भ में एक ही समय में यदि 2 या 2 से अधिक बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है या बच्चों का जन्म होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चे या ट्विन्स चाइल्ड कहते हैं। सामान्यतः प्रति माह केवल एक ही अंडाणु स्त्री की अंडवाहिनी नलिका से परिपक्व होकर आते हैं। मतलब देखिए, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जिसको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, उसके प्रति माह एक अंडा ही, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे रिलीज होता है। एक मंथ में राइट से रिलीज होता है तो दूसरे मंथ में लेफ्ट से रिलीज होता है। वो मैच्योर जो एग होता है, जिससे जब स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है, तब एक जो है सेल का निर्माण होता है। देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कि परिपक्व होकर गर्भ में आते हैं और गर्भित होकर एक शिशु को जन्म देते हैं। परंतु कभी-कभी जब 2 अंडाणु परिपक्व होकर नलिका में आ जाता है और अलग-अलग शुक्राणु से गर्भित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। मतलब वैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही होती है कि एक फैलोपियन ट्यूब से एक ही मैच्योर एग रिलीज़ होता है। और जब उसे शुक्राणु जो है कांटेक्ट में आता है, तब एग सेल बनता है। लेकिन कभी-कभी जब 2 एग रिलीज़ होते हैं और 2 जो है शुक्राणु उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब 2 जो है एग सेल का निर्माण होता है, अर्थात 2 बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा जब एक ही गर्भित शुक्राणु, क्या कह रहा है कि जब इसके अलावा कह रहा है कि एक ही गर्भित अंडाणु कोशिका विभाजन के समय अलग-अलग कोषों में विभक्त होकर अलग-अलग विकसित होने लगते हैं, तो भी जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। आगे देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कौन-कौन से होते हैं। एक होते हैं समरूपी जुड़वा बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल, या फिर क्या क्या कहते हैं? यूनिओवुलर कहते हैं। यूनि मीन्स सिंगल होता है, ओवुलर मतलब ओव्यूलेशन होता है, मतलब सिंगल ओव्यूलेशन जो बच्चे का उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहते हैं? यूनिओवुलर कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा गर्भित होता है, परंतु कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अलग-अलग बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो वो क्या कहते हैं? समान लिंग वाले, मतलब यूनिसेलुलर कहलाते हैं। इसमें बच्चों का लिंग क्या होता है? समान होता है, और बच्चे क्या होते हैं? एक ही बच्चेदानी में पलते हैं। जैसे आगे हम थोड़ा-सा देखते हैं कि जो देखिए अंडाणु होता है, देखिए जो अंडाणु जो एग सेल होता है, वो शुक्राणु से जब मैच करता है, तब कोशिका का विभाजन हो जाता है, और जब कोशिका का विभाजन होता है, तो इनमें क्या होता है? प्लेसेंटा भी समान होता है, और प्लेसेंटा यदि समान होता है, तो बच्चे भी समान लिंग के ही जन्म लेते हैं। तो ये क्या कहता है? समरूपी जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विषमरूपी जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा लिखा हुआ है कि समरूपी जुड़वा बच्चों का, देखिए एक अंडा रहेगा और एक ही शुक्राणु से कांटेक्ट होगा, वो आगे आके विभाजन हो जाता है उन दोनों कोषों का, तो उसमें 2 बच्चे का जन्म होता है। जो असमरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसको हम विषम रूपी जुड़वा बच्चे भी कहते हैं, नॉन आइडेंटिकल और पैटर्नल, या फिर कहते हैं बायो ओवुलर कहते हैं। जब 2 अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आता है और अलग-अलग शुक्राणु से गर्भित होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में 2 एग रिलीज होके आएगा, मैच्योर एग, और उसमें जो है 2 शुक्राणु से वो कांटेक्ट करता है, तब 2 एग सेल का निर्माण होता है। जब 2 एग सेल का निर्माण होगा, तो उसमें 2 बच्चों का जन्म होगा। 2 बच्चों का जन्म अलग-अलग कोष में होगा, अलग-अलग झिल्ली में होगा, अलग-अलग बच्चेदानी में होगा, तब वहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी होती है, या तो लड़का-लड़का भी हो सकता है, लड़की-लड़की भी हो सकती है, लड़का-लड़की भी, लड़का एक हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। मतलब लिंग समान भी हो सकता है उन दोनों बच्चों का, और लिंग असमान भी हो सकता है उन दोनों बच्चों का, ठीक है? अलग-अलग बच्चेदानी में पलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटल सैक बोलते हैं बच्चों की, उनकी।
देखिए, जो भिन्न-भिन्न होते हैं, वो उसमें 2 अलग भिन्न-भिन्न अंडे होंगे, 2 अलग-अलग शुक्राणु आपस में आएँगे, कॉन्टैक्ट में आएँगे, तब 2 अलग-अलग सेल का निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है। तो देखिए, 2 अलग-अलग एग सेल होते हैं, इनसे 2 अलग-अलग आके स्पर्म जो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो अलग-अलग इसमें फीटल सैक बनता है और साथ में 2 अलग-अलग 2 कोष का निर्माण भी होता है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं जो गर्भाधान का समय होता है, निषेचन होता है, उसको क्या कहते हैं? कंसेप्शन या फिर हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी वह कहते हैं। इसमें जो पुरुष शुक्राणु होता है और स्त्री अंडाणु के संयोग से नए जीव का विकास प्रारंभ होता है। जो अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? डिंब ग्रंथियों में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो जो एग का निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संभोगी की जो संयोग की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं या निषेचन की क्रिया कहते हैं। यहीं से शिशु के विकास की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। तो शिशु का विकास देखिए, जब अंडाणु और शुक्राणु की रचना होती है और इनकी प्रकृति क्या होती है, दोनों अलग-अलग होती है। स्त्री जो है स्त्री का जो अंडाणु होता है वो गोलाकार का होता है और सूक्ष्मदर होती है, जिसकी परिधि कितनी होती है? 1.25 की होती है। उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण चढ़ा रहता है। आवरण के अंदर खाद्य पदार्थों की एकता होती है, जिससे उसका क्या होता है? पालन-पोषण होता है। भीतर में क्या होता है? एक केंद्रक होता है, जो अंडाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रतिमाह स्त्री के अंडाशय में काफ़ी मात्रा में अंडाणु बनते हैं, किंतु प्रतिमाह केवल 1 अंडाणु परिपक्व होता है। अंडाणु स्वयं गतिशील नहीं होता है। देखिए, आगे थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। चित्र में हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जैसे एक्सेल होता है कोई, तो ये ज्योद्रव्य इसके आस-पास क्या होता है? पूरा ज्योद्रव्य भरा होता है, इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, इसकी बाह्य परत होती है। तो जो ये शुक्राणु होता है, इसका ये हेड होता है, ये इसका केंद्रक होता है, ग्रीवा होती है, पूंछ होती है। जब इसका ये जो शुक्राणु होता है, इस एग से कॉन्टैक्ट करता है, तब क्या होता है? एग फर्टिलाइज़ होता है और यही जो है एक नए जीव के रूप में परिवर्तित होता है। ये थोड़ा-सा इसका भी देख लीजिएगा। शुक्राणु का अंडाणु के केंद्रक से संबंध कैसे स्थापित होता है। आगे हम देखते हैं कि जो गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने वाले जो तत्व होते हैं, वो संतान के लिंग व संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं, उसको थोड़ा-सा देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स एंड नंबर मतलब जो गर्भ में बच्चों की संख्या कितनी होगी और जो बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है, वो कैसे होता है, इसको थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात जो डिंब होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जायगोट। जायगोट का निर्माण होता है। डिंब के निर्माण से पूर्व जो निषेचित अंडाणु में कुछ परिवर्तन होते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक मिलते हैं, तो डिंब में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जबकि शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्वीकरण के बाद ये 23-23 ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रत्येक उत्पादक कोष के 3 भाग होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? पहला भाग बाह्य आवरण होता है, दूसरा जीवद्रव्य होता है और तीसरा क्या होता है? केंद्रक होता है। जो केंद्रक होता है, उत्पादक कोषों की महत्वपूर्ण संरचना है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की बनी धागेदार संरचना होती है। प्रत्येक उत्पादक कोशिका जो अंडाणु तथा शुक्राणु से निर्मित होते हैं, इसमें कितने 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो 23 जोड़ों के रूप में केंद्रक में विद्यमान रहते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही बच्चे का लिंग का निर्धारण करते हैं। जो क्रोमोसोम्स अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में, तो क्रोमोसोम्स की लिंग जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, बाकी जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 होते हैं, मतलब अर्थात 22 जोड़ी होते हैं, संख्या में 44 होते हैं। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था।
तो बालक के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, अर्थात सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, तो एक बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, गर्भाधान के बाद शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण क्रोमोसोम्स के माध्यम से ही होता है। और स्त्री के अंडाणु में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो समान होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। देखिए, जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स होता है, अर्थात फीमेल में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। वहीं पे पुरुष में 2 गुणसूत्र होते हैं जिसको एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं। जब एक्स एक फीमेल का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का जब एक्स गुणसूत्र दोनों आपस में मिलते हैं तो एक्स एक्स गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिससे जो यह निर्धारित करता है कि होने वाला बच्चा लड़की होगा। वहीं पे जब पुरुष महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है आपस में, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता है, जिससे यह पता चलता है कि होने वाला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। इसको हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, किंतु जो पुरुष शुक्राणु में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े तो समान प्रकार के होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? समान प्रकार के होते हैं और एक्स क्रोमोसोम से ही कहलाते हैं, लेकिन एक अलग प्रकार का होता है जो लिंग निर्धारक क्रोमोसोम्स होता है, और जो यह क्रोमोसोम्स होता है वाई क्रोमोसोम्स कहलाता है। अतः बालक के लिंग का निर्धारण पुरुष शुक्राणु वाई क्रोमोसोम्स करता है। ये कभी कभी मान लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक का निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम्स करता है। बालक के लिंग का निर्धारण वाई क्रोमोसोम्स करता है, जो पुरुष शुक्राणु में मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो आकार में बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है, आकार में छोटा होता है। गर्भधारण के समय यदि वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु अंडाणु को गर्भित करता है तो एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम्स के संयुक्त होने से बालक का जन्म होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा इस चीज को। यदि इसी प्रकार यदि गर्भधारण के समय एक्स क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु अंडाणु को गर्भित करता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम के संयुक्त होने से किसका जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है। ओके, देखिए थोड़ा सा क्या देखते हैं कि जो माँ में गुणसूत्र होता है, अर्थात एक फीमेल में गुणसूत्र पाया जाता है, वो एक्स और एक्स होते हैं। वहीं पे एक पिता में अर्थात जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब माँ का एक्स गुणसूत्र और पिता का एक्स गुणसूत्र आपस में कांटेक्ट करता है तो एक्स और एक्स 2 गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जो लिंग का निर्धारण होगा उससे पता चलता है कि होने वाला बच्चा बालिका होने वाला है। माँ का एक्स गुणसूत्र और पिता का वाई गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो एक्स और वाई गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिससे ये पता चलता है कि होने वाला बच्चा क्या होगा, बालक होगा। तो हम ये नहीं कर सकते, देखिए बहुत से उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे थोड़ा सा, बट देखिए अब बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि फला स्त्री से सिर्फ लड़कियां ही हो रही हैं, फला सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। लिंग का निर्धारण जिस जो भी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष पे ही निर्भर करता है पूरी तरह से। तो किसी भी आप इस कोई भी फीमेल उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि लिंग का निर्धारण किसके माध्यम से हो रहा है। आगे देखते हैं कि गर्भाधारण के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का संयुक्तकरण किस प्रकार से होगा, यह पूर्णतः प्राकृतिक क्रिया होती है। कोई मन चाहे शिशु को नहीं उत्पन्न कर सकता, बिल्कुल सही बात है। वो नेचुरल प्रोसेस होती है, उसमें कोई भी जो पुरुष होता है, कोई भी फीमेल मेल कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ये नहीं कर सकता कि होने वाला बच्चा जो है पुरुष होगा या जो है स्त्री होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, ये नहीं निर्धारित किया सकता। बिल्कुल ये नेचुरल प्रोसेस होती है। क्रोमोसोम्स में ही क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। इस जीन्स को अनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। तो अनुवंशिकता का वाहक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको बोलते हैं, तो अनुवंशिकता का वाहक किसको बोलते हैं, जीन्स को ही बोला जाता है। उत्पन्न शिशु अपने माता और पिता के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण इन्हीं के द्वारा ही प्राप्त करता है। देखिए बोला भी जाता है कि बच्चे की शक्ल दादा से मिल रही है, पापा से मिल रही है, माँ से मिल रही है। जो बच्चे का
रंग है माँ से मिल रहा है कि पापा से मिल रहा है ना, बच्चे का जो क्वालिटी है, गुण है, वो किससे मैच कर रहा है, ये सारे क्या है, ये सब एक बच्चे में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, जीन ही कर रहे हैं। एक अंडाणु या शुक्राणु में भी इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 40,000 से 60,000 तक होती है, तथा बालक में जीन्स की संख्या कितनी होती है, 2 गुना होती है, अर्थात 80,000 से 1,20,000 तक हो सकती है। इन हजारों जीन्स में प्रत्येक जीन्स किसी न किसी की विशेष गुण का वाहक होता है, अर्थात इन जीन्स के माध्यम से ही गुणों का ट्रांसफर होता है। तो ये कह सकते हैं कि अतः कोई भी बालक इन्हीं के कारण विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुणों में अपने माता या पिता के समान भी हो सकता है। जो संतान की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, गर्भाधान के बाद होता है, 2 या इससे अधिक या कितने बच्चों का जन्म होगा, यह पूर्व से निर्धारित नहीं होता है। सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात एक ही बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि प्रतिमाह केवल एक ही अंडाणु स्त्री की अंडवाहिनी नलिका से परिपक्व होकर आता है, इसलिए एक ही अंडाणु जो है गर्भित होता है। किंतु कभी कभी यह भी देखा गया है कि एक ही माँ के गर्भ से एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहा जाता है, या फिर ट्विंस बेबी भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब कभी कभी दो अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आ जाएं और दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा गर्भित किया जाए, या कभी एक ही गर्भित अंडाणु भी जब कोशिका विभाजन की क्रिया के समय दो कोशिका में विभाजित होता है और दो अलग अलग कोशिका में विभक्त होकर अलग अलग जो है क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं, तो वहां पे भी ट्विंस बच्चों का जन्म होता है। देखिए जुड़वा बच्चे कौन कौन से होते हैं, अभी थोड़ा सा ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने कि एक गर्भ से एक समय में एक से अधिक उत्पन्न होने वाले जो बच्चों को हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समरूपी जुड़वा बच्चे, असमरूपी जुड़वा बच्चे। समरूपी जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर। इसमें देखिए जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा गर्भित होता है, किंतु कोशिका विभाजन की जो प्रारंभिक प्रक्रिया में दो अलग अलग बराबर भागों में बट जाता है, तो उससे दो अलग अलग समान शिशुओं का विकास होने लगता है। चूंकि एक ही शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु गर्भित होता है, अतः इन बच्चों का लिंग क्या होता है, समान होता है। तो होने वाला बच्चा या तो दोनों लड़का होंगे या तो दोनों लड़के होंगे। ये एक ही बच्चेदानी में विकसित होते हैं। उत्पन्न होने वाले दोनों बच्चे बालक भी हो सकते हैं या दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं, बालिका भी हो सकते हैं। जो असमरूपी जुड़वा बच्चे कौन कौन से होते हैं, देखिए सामान्यतः प्रत्येक 28 दिनों में एक ही अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आता है, किंतु कभी कभी दो अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आ जाते हैं और दो अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा जो है गर्भित होते हैं, तो अलग अलग भ्रूणों का क्या होता है, विकास होता है। इन बच्चों का जो लिंग भी क्या होता है, समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। वंशानुक्रम का गुण जो होता है, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं ये भी समान भी हो सकती हैं और बच्चे में अलग अलग भी हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। समरूपी जुड़वा बच्चे अभी हमने देख लिया थोड़ा सा। जुड़वा बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए जुड़वा बच्चे की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों की कुछ विशेषताओं में समानता पाई जाती है और कुछ में भिन्नता भी पाई जाती है। देखिए कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल सेम होती है, उनका रंग बिल्कुल सेम होता है, रूप सेम होता है, कलर सेम होता है, गुण सेम होते हैं, वाणी सेम होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये सच में जुड़वा बच्चे हैं, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं कि ये वाकई जुड़वा बच्चे हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये जुड़वा है कि नहीं है, ऐसा होता भी है। जो समरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी जो शारीरिक विशेषताएं होती है उनमें समानता पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक रंग हो, रूप हो, बनावट हो, इन सभी में समानता पाई जाती है। ये जो होते हैं एक सिक्के के दो पहलू के समान दिखाई देते हैं। शारीरिक ही नहीं, मानसिक योग्यताओं में भी लगभग समानता पाई जाती है, अर्थात उनके सोचने समझने, पढ़ने लिखने, उनकी उनकी
आईक्यू क्षमता जो है बिल्कुल लगभग समान भी होती है। उनकी रुचि, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका सामाजिक व्यवहार, इन सभी चीजों में भी समानता पाई जाती है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जो असमरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें लिंग, शारीरिक व मानसिक गुण पूरी तरह समान नहीं होते हैं। देखिए, समान हो भी सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते हैं। इनके रंग रूप में भी इनकी समानता इतनी ही होती है कि ये एक ही माँ के दो शिशु दिखाई देते हैं। इनकी सभी मानसिक योग्यताएं, रुचियां और बुद्धि भी समान नहीं होती। केवल कुछ रुचियां और कुछ मानसिक विशेषताएं ही समान होती हैं। जैसे दोनों की चित्रकारी का शौक हो या फिर कोई और रुचि समान हो सकती है। मतलब कुछ चीजें कॉमन होगी, बाकी चीजें कॉमन नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों प्रकार के जो जुड़वा बच्चों में कुछ विशेषताएं भी समान होती हैं। जैसे दोनों ही प्रकार के जुड़वा बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में क्या होता है, देरी से होता है। ये शारीरिक परिपक्वता इनमें जो है धीमी गति से होती है। भाषा का विकास धीमी गति से होता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं। लगभग 3 वर्ष तक की क्रिया चलती है। इसलिए इनके इनमें सामाजिक विकास का क्रम भी क्या होता है, लगभग समान ही होता है। जो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण वो कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। जो गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है, कोशिका विभाजन से पूर्व माता और पिता के जो कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स निकल के आते हैं। माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र निकल कर आते हैं। नए नए 23 जोड़े क्रोमोसोम्स अलग से फिर बनते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स में माता तथा पिता के क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, जो माता पिता तथा अन्य पूर्वज के विभिन्न आनुवंशिक गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है कि वंशानुक्रम में जो कुछ भी बालक को जन्म से पूर्व दे देता है, वह उसके लिए संपूर्ण जीवन के लिए पूरे अस्थायी हो जाता है। क्योंकि जो भी हमको जीन से जो भी वाहक वंशानुक्रम से मिलता है, वो हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, अस्थायी हो जाता है, अर्थात परमानेंट हो जाता है। तो इसमें तो फिर हम कह सकते हैं कि ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, केवल उपयुक्त वातावरण के द्वारा ही उनके विकास करने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे यदि जन्म के समय बालक मंद बुद्धि का है या कोई प्रतिभाशाली है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसको हम मंद बुद्धि में कैसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रतिभाशाली है तो ना तो मंद बुद्धि को अधिक किया जा सकता, उसको प्रतिभाशाली बालक को मंद बुद्धि नहीं किया जा सकता, और प्रतिभाशाली की बुद्धि को हम कम भी नहीं कर सकते हैं। और जो मंद बुद्धि का बालक है उसको हम प्रतिभाशाली भी नहीं बना सकते हैं। अतः वंशानुक्रम एक ऐसी शक्ति है जो प्राणी विकास को एक निश्चित दिशा में विकसित होने में सहायता प्रदान करती है। वंशानुक्रम द्वारा बालक की क्या होती है, आकृति, रंग रूप, शारीरिक बनावट, यौन बुद्धि तथा विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमता का निर्धारण होता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, इसका जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक लिंग कोष के क्रोमोसोम्स में के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, जो 24 जोड़े होते हैं या फिर 28 जोड़े होते हैं या 23 जोड़े होते हैं या 30 जोड़े होते हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। प्रत्येक लिंग कोष में क्रोमोसोम्स के जोड़ों में कितनी संख्या होती है। थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं हम, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइज जो एग होता है, वो गर्भाशय में जहां भी प्रत्यारोपित होता है, अटैच होता है, वहीं पे क्या होती है, प्लेसेंटा विकसित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरा भी कहते हैं। अगर 20 सप्ताह बाद भी प्लेसेंटा नीचे की ओर, अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चेदानी की जो ग्रीवा होती है उसके मुख के पास हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये कंडीशन हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, यूट्रस, फीटस, सर्विक्स, है ना। इसकी पूरी सिचुएशन देखिएगा। उसके बाद देखिए ये प्लेसेंटा जो है, एक मिनट, उसके बाद देखिए ये प्लेसेंटा जो है यहाँ से आ जाता है। देखिए प्लेसेंटा यहाँ पे है,
तो ऊपर की साइड है, लेकिन ये प्लेसेंटा बाद में इधर आके हो जाता है और जो ये सैक होती है ये पूरी तरह से कवर हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेसेंटा एक्रेटा क्या है। फ्रेंड्स, ये टर्मिनोलॉजी जो है नेट में पूछी गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हो सकता हो आगे किसी भी और एग्जाम में आ सकता है। तो जब प्लेसेंटा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेती है और जन्म के बाद भी गर्भाशय से जुड़ी रहती है, और इसका एक ही उपाय है कि यूट्रस को ही निकाल देना। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो स्त्री कभी भी मां बनने की उसमें संभावना नहीं होती है। इमेज के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है। तो देखिए जो अम्बिलिकल कार्ड होता है, इसमें सिचुएशन यहाँ पे होती है, प्लेसेंटा देखिए यहाँ पे होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में जो ये प्लेसेंटा होता है, ये बहुत अधिक चिपका हुआ होता है, जिसको जो है डिलीवरी के बाद जो है बाहर नहीं निकलता है, मतलब आपस में बहुत तेजी से चिपका होता है, जिसको निकालना मुश्किल होता है इस कंडीशन में। तो दोनों में थोड़ा-सा बस अंतर इतना ही है। देखिए प्लेसेंटा यहाँ पे, प्लेसेंटा एक्रेटा में ऊपर रहता है, और देखिए प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, नीचे आ जाता है प्लेसेंटा, जिसमें बच्चे का जन्म जो है आसानी से नहीं होता है। अंतर इतना ही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।